हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, 10th चैप्टर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको सेल साइकिल करा दी थी और सेल साइकिल में आपको बताया था कि दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो होती है अंतरावस्था जिसे इंटरफेज बोलते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है विभाजन अवस्था या डिवीज़न फेज। तो अपन ने अंतरावस्था पढ़ ली थी और उसके बाद में अब अपन स्टार्ट करेंगे डिवीज़न फेज या विभाजन अवस्था। उस दिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोशिका है, वो कोशिका 24 घंटे में से 23 घंटे यानी 23 आवर जो है रेस्टिंग स्टेज में रहती है यानी अंतरावस्था में रहती है और डिवीज़न की या विभाजन की तैयारी करती है। तो ये जो मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, ये डायग्राम किसका है? इंटरफेज या अंतरावस्था का। अब आप इसमें देखो, नॉर्मल आपको एक सेल दिखाई दे रही है जिसमें कि बीच में न्यूक्लियस या केंद्रक है और उसके अंदर क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या होता है कि जितने जेनेटिक मटेरियल है, जितना आनुवंशिक पदार्थ है, वो एक थ्रेड लाइक या जाल जैसी संरचना में दिखाई देता है। और जब विभाजन स्टार्ट होता है तो जितनी क्रोमोसोम होते हैं, जितने गुणसूत्र होते हैं, उतनी संख्या में ये बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोशिका है तो ये किसमें विभाजित होगा? 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे जितने आपको धागे दिखाई दे रहे हैं उन धागों में आपको 46 गुणसूत्र दिखाई देंगे और फिर उसके बाद में विभाजन होगा। और ये जो क्रोमोसोम का नंबर है, इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि किस प्रकार का विभाजन यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो विभाजन सेल डिवीज़न है और वो सेल डिवीज़न में अपने को क्रोमोसोम का या कोशिका का विभाजन यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले अपन इसके थोड़े से टाइप्स देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले सेल डिवीज़न कर रहे हैं। कोशिका विभाजन दो तरीके का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो शरीर है या पौधों का जो शरीर है, उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो जो कायिक अंगों में या वेजिटेटिव ऑर्गन में जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं अलैंगिक, और उनमें जो विभाजन होता है वो विभाजन होता है माइटोसिस, और जिसे हम बोलते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन। और यहाँ जो आप डायग्राम में देख रहे हो, तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन है, उसमें आप देखो कि सबसे पहले पेरेंट सेल लिखा हुआ यानी जनक कोशिका, और फिर उसके बाद में उसमें विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद में उसमें दो डॉटर सेल यानी दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और जितने पेरेंट सेल में गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम थे, उतने ही आपको इन दोनों कोशिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। तो ये है समसूत्री, यानी कि सम मतलब समान और सूत्र मतलब गुणसूत्र। तो जब गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, जितनी पेरेंट्स में है उतनी ही डॉटर सेल्स में होगी, तो इसे हम बोलेंगे माइटोसिस या समसूत्री। उसी के बाद में अगर आप दूसरा देख रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो दूसरा आपको दिख रहा है मियोसिस, उस मियोसिस को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि अब हिंदी में आप देखो तो अर्ध मतलब आधे और सूत्र मतलब गुणसूत्र। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो उसमें पेरेंट सेल है, फिर उसके बाद में विभाजन होता है। तो पहले दो कोशिकाएं बनती हैं, दो, जहाँ लिखा है 2 डॉटर सेल्स, और ये इनमें आपको पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे 2 दिख होंगे, और फिर उन 2 से और 2 बनेंगी तो उनमें भी 2 होंगे। तो ये तो अभी जब अपन अर्धसूत्री पढ़ेंगे तब अपन इस डिटेल को देखेंगे, पर आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो पहले अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। अब देखो, अपन पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे माइटोसिस, और माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन, इस विभाजन में दो क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है
कि जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस दो भागों में विभक्त हो रहा है। दो डॉटर सेल या दो पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं और दोनों में जितनी क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में या जनक में हैं उतने ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जो दूसरा वाला है जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस, वो केंद्रक विभाजन के बाद में होता है। तो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन में जो है अपने पास में अगर हम इसकी प्रवस्थाएं देखें तो यहाँ पर आपको 4 प्रवस्थाएं दिखाई देती हैं। अब देखो जो माइटोसिस है उस माइटोसिस में अपन ने पढ़ लिया कि 2 हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं केंद्रक विभाजन। अब इसमें 4 आपको प्रवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था, मेटाफेज को हम बोलते हैं मध्य अवस्था, एनाफेज को हम बोलते हैं पश्य अवस्था और टीलोफेज को हम बोलते हैं अंत्य अवस्था। अब आपको ये डायग्राम में इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको चारों चीज का डिफरेंस जो है इसमें समझ में आ जाए। बाकी अपन इसको एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिटेल में करिए। अब देखो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट वाली प्रोफेज। प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था। अब इसमें आपको देखो एक जो अपन ने इंटरफेज में देखी थी अंतरावस्था, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी अवस्थाएं हैं उन सब अवस्थाओं में सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में आपको जैसे यहाँ पे गुणसूत्र दिख रहे हैं 4, तो जितना यहाँ पे क्रोमेटिन था वो सारा का सारा 4 गुणसूत्र या 4 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो तो एक गुणसूत्र में आपको 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनको अपन क्या बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमेटिड। यानी कि एक क्रोमोसोम में अगर आपने थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, और ये जो क्रोमेटिड जहाँ से जुड़ रहे हैं उस जुड़ने वाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं, जब क्रोमोसोम वाली स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ रखी और अभी एक बार और आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो इसका न्यूक्लियोलस है यानी केंद्रिका है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली, ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है या यहाँ से डिसअपियर हो जाती है या धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में आप ऊपर की तरफ देखो तो वहाँ पर आपको सेंट्रोसोम जो होता है, उस सेंट्रोसोम में 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं सेंट्रियोल। तो ये दोनों भी क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, और ये राइट और लेफ्ट की तरफ क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। और इन्हीं से साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनता है, और इनके बीच में आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस आपको कहाँ मिलेंगे, प्रोफेज अवस्था में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको देखना है। अब देखो अगली जो अवस्था है वो अवस्था क्या है, मेटाफेज, जिसे बोलते हैं मध्य अवस्था। और इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो चारों क्रोमोसोम हैं वो सारे के सारे बीच के अंदर आ गए, ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं मिड प्लेट या मध्य पट्टी, जिस पर कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आके आ जाते हैं, इसलिए इस अवस्था को आप मेटाफेज या मध्य अवस्था कहते हो। और यहाँ पर दूसरा जो आपको चेंज दिखाई दे रहा है कि दोनों सेंट्रियोल हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं, और आपको साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में दिखाई देने लगते हैं। और इनसे जो पीले रंग के आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के कारण
ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो इनका जो सेंट्रोसोम या जो अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रोमियर, वो सेंट्रोमियर जो है इन दोनों से क्या होता है, जुड़ता है, ताकि अभी ये क्या होंगे, अलग होंगे। तो इन तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर के जुड़ने के बाद इनमें ये अलग अलग आपको दिखाई देंगे। इसके बाद में अब जो तीसरी अवस्था है वो अवस्था कौन सी है, पश्य अवस्था या एनाफेज। यहाँ आने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक क्रोमोसोम था वो 2 में विभाजित हो गया और इनके जो स्पिंडल फाइबर हैं ये तर्कु तंतु इनसे जुड़ गए और वो जुड़ने के कारण जो नॉर्थ की साइड थे यानी उत्तर की तरफ थे वो उत्तर की तरफ चले गए और जो दक्षिण की तरफ थे वो दक्षिण की तरफ चले गए। तो इस तरीके से जब अपन एनाफेज की बात करते हैं या पश्य अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स में बदल जाता है और दोनों में इस तरह का कहना चाहिए विकर्षण होता है या डिस्ट्रक्शन होता है जिससे कि ये अपने अपने पोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और इस समय जो है क्रोमोसोम आपको यहाँ तो आपको वी शेप में सारे दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ में आपको वी भी दिखाई देगा, एल शेप भी दिखाई देगा, जे शेप भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से जैसे सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो आपने क्रोमोसोम्स में पढ़ा होगा कि सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग होती है, तो उसी आधार पर इनके जो है चित्र भी हमें या आकार भी जो है वो अलग अलग यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो इसके बाद में इसकी 4th स्टेज है अंत्यावस्था या टीलोफेज और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही कोशिका के अंदर यानी एक ही सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही न्यूक्लियस या दोनों ही केंद्रक में क्रोमोसोम्स की नंबर क्या है, सेम है। जितने 4 अपन स्टार्टिंग में लेके चले थे उसी तरीके से। अब ये जो टीलोफेज अवस्था है ये इसको हम प्रोफेज की विपरीत या उसके अपोजिट, जो चीज़ें वहाँ पे टूटी थी वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे वापस से आ जाएंगी। जैसे अब आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेंट्रोसोम वापस से अपनी जगह पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है ये जो प्रोफेज है उसकी अपोजिट होता है और जो काम प्रोफेज में होते हैं उसके उल्टे यहाँ पर आपको दिखाई देगा और धीरे 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 यहाँ पर जो है आपको क्रोमोसोम का जाल भी दिखाई देगा और ये फिर धीरे धीरे इंटरफेज या अंतरावस्था में आ जाएंगी। तो ये चारों जो प्रवस्थाएं हैं ये सब मिलके क्या बना रही है, ये बना रही है आपकी जो समसूत्री विभाजन है उसकी पहली अवस्था जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। अब देखो केंद्रक के विभाजन के बाद में अब विभाजन होगा किसका, कोशिका द्रव्य का या साइटोप्लाज्म का, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। अभी तक हमारे पास में एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक थे, अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, अलग अलग होंगे और अलग अलग होने के बाद में यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगी। अब हालांकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि हमारी जो एनिमल सेल है और अब देखो अपन नेक्स्ट देख रहे हैं जिसमें कि अभी तो हमारी जो कोशिका थी उस कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन गए, तो कैरियोकाइनेसिस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जिसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस, और इसमें क्या होगा कि एक सेल है वो 2 डॉटर सेल या 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होगी। अब विभक्त होने में यहाँ पे देखो 2 मेथड है हमारे पास में, 2 यहाँ पे विधि हैं या आप कह सकते हो प्रोसेस है, जिसमें पहला आपको दे रखा है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो मेथड होता है उस मेथड को हम बोलते हैं कोशिका खांच विधि या सेल फरो मेथड, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो दोनों कोशिका है वो बीच में से
अंदर की तरफ, खांच मतलब अंदर की तरफ जो है दबना चालू कर देती है और धीरे धीरे दबते दबते ये दो अलग अलग कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो ये तो होती है जंतु कोशिका में। और जो दूसरा हमारा प्रकार है जिसे हम जो पादप कोशिकाओं में या प्लांट सेल में होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी कि कोशिका पट्टी का निर्माण। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों केंद्रकों के मध्य एक पट्टी बन रही है, सेल प्लेट बन रही है, और ये सेल प्लेट धीरे धीरे दोनों तरफ राइट और लेफ्ट, पहले आपको थोड़े टुकड़ों में दिखाई दे रही है, फिर ये राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करके दो भागों में यहाँ पर विभक्त हो जाती है। अब ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें अपने को धीरे धीरे आगे तक करनी है। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ रह गई है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये जो समसूत्री विभाजन है, इस समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, वो महत्व हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपन महत्व देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सिग्निफिकेंस या महत्व है कि ये जो छोटी कोशिकाएं, मतलब छोटे या निम्न वर्ग के जंतु होते हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, इनमें तो एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन में सहायक होती है, क्योंकि वहाँ पे इतना क्रोमोसोम की जरूरत नहीं है। तो 1 से 2, 2 से 4, तो वहाँ पर तो ये एक तरीके का रिप्रोडक्टिव मेथड या जनन है। फिर उसके बाद में वृद्धि या ग्रोथ, कि अगर कोई वृद्धि करनी है तो एक कोशिकाओं में इसकी संख्या में या सेल नंबर बदलते रहते हैं, तो वहाँ पर ये हेल्प करती है। तीसरा इसका जो सिग्निफिकेंस है या महत्व है कि जैसे मान लीजिए बाय चांस अगर कहीं कोई कोशिकाएं टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उस समय जो है वहाँ पे कोशिकाओं का विभाजन होता है और वो जगह वहाँ पे बन जाती है। फिर उसके बाद में एक और इसका सिग्निफिकेंस है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, कि अगर मान लीजिए कभी किसी चीज़ में कि वहाँ पर नई कोशिकाएं बन जाती हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्षतिग्रस्त अंगों की जगह वापस से अंग बन जाते हैं। जैसे ये भी निम्न वर्ग में होता है कि तो उस जगह भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंस है जिससे कि हमें ये पूरी क्रिया समझ में आती है। तो आज आपका माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से फिर कल अपन इसका अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस विभाजन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।